हम लोग स्टार्ट करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सबसे पहले इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये आपको 2016 में आया था, ठीक है, 2016 में इंडिया में लागू किया गया। अब इसके बाद इसमें होता क्या है, कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, ठीक है, कोई कंपनी अक्षम हो गई। कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन लेकर के अपने वर्क्स करती है, ठीक है, बैंक से लोन लेकर के वो अपने डे टू डे फंक्शंस को ऑपरेट करती हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो बैंक का लोन चुका पाने में असमर्थ हो गई, अर्थात वो बैंक को रिटर्न नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है कि वो कर्ज दे पाने में असमर्थ है। तो इसके बाद अब जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए ये आईबीसी लाया गया था, अर्थात इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए, इससे पहले भी हमारे पास प्रोसेस था। इससे पहले क्या था, तो इससे पहले ये होता था कि अब बैंक कोर्ट में जाती थी, कोर्ट में ये मामला चलता था, लगभग 20-25 साल लग जाते थे, और उसके बाद उस कंपनी को फिर किसी और को अधिग्रहित किया जाता था, अर्थात बैंक उसे लेकर के किसी और को दे देती थी। तो इससे दिक्कतें क्या थी, अब ये जो 20-25 साल लगे, तो इस 20-25 साल में जो इस कंपनी की जो वैल्यू है वो डिवैल्यूएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके मशीनरी 20-25 साल के बाद वो फंक्शन करने लायक नहीं रहेंगे। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए दिक्कत होती थी। तो इससे आ जाने से क्या हुआ कि अब जो कंपनियां आ गई, जो कंपनी दिवालिया घोषित हुई, उनको जल्द से जल्द उनको बैंकरप्ट करके उनका जो शोधन ये कर दिया जाता था, अर्थात कितना जो पूंजी है वो पूंजी देखा जाता था और कर्मचारियों में या फिर उसके शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उस कंपनी को जल्द ही टेक ओवर कर दिया जाता है। तो ये था हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अर्थात किसी कंपनी, कोई कंपनी जब दिवालिया घोषित हो जाती है तो उसे किस प्रोसेस से जल्दी हम किसी और को टेक ओवर करते हैं। तो इसके लिए आईबीसी लाया गया और ये 2016 में लाया गया। बस इतना ही जानना है। इससे बेनिफिट क्या क्या हो गया कि जल्द से जल्द सारे मामलों का निपटारा किया जाएगा, और जो हमारी पूंजी जो फंस रही थी, जो इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं दिखा रहा था, वो अब जल्द से जल्द ग्रोथ शो करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसमें एक और फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे कुछ प्रोफेशनल्स आए, ठीक है, प्रोफेशनल अर्थात जो इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल जिनको कहा जाएगा, कि ये कंपनी को बताएंगे कि आपकी जो अभी की पूंजी है, सपोज कीजिए कि 1 करोड़ इसने कर्ज लिया था, ठीक है, इस पे 1 करोड़ की देनदारियां हैं, अर्थात 1 करोड़ इसे देने हैं, ठीक है। ये सपोज कीजिए 80 लाख लिया था, ब्याज वगैरह जोड़ करके आपका 20 लाख ब्याज हुआ, 1 करोड़ अब इसे देना है। अब इसके बाद ये दे पाने में अक्षम हो गई, तो अब इसके बाद इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल जो थे वो क्या करेंगे कि इस कंपनी की वैल्यू बताएंगे कि ये कंपनी का एक्चुअल मूल्य क्या है। एक्चुअल मूल्य तो इसका 1 करोड़ तो होगा नहीं, तो अब इसका जो एक्चुअल मूल्य सपोज कीजिए कि 50 लाख आया, तो अब 50 लाख का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा कर्मचारियों में या फिर जो शेयर होल्डर्स थे उनमें, और इस कंपनी को जो है किसी और को टेक ओवर कर दिया जाएगा। तो ये होता था, ठीक है। तो इससे रोज़गार की भी ये होगा कि इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल्स हैं, बेरोज़गारी घटेगी। ये सब चीज़ आप लोग इन केस अगर मेंस वगैरह में आता है तो वहाँ पर आप इसको पुट आउट कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो आया वो हमारा आया NCLT, ठीक है, NCLT, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और दूसरा आया DRT, ठीक है। NCLT में क्या था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, फुल फॉर्म इसका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये किसके साथ डील करेगा, ये कंपनी के साथ डील करेगा कि जब कोई कंपनी दिवालिया घोषित हुई तो अब उसको कैसे आपको ये उससे की पूंजी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये NCLT बताएगा। और DRL क्या करेगा, इसका हो जाता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो DRT क्या करेगा, इंडिविजुअल के मामले में हस्तक्षेप करेगा, अर्थात जब कोई इंडिविजुअल बैंकरप्ट हो गया, सपोज कीजिए कि कोई इंडिविजुअल कार लोन लिया, ठीक है,
अब उसके बाद वो चला पाने में अक्षम हो गया, वो नहीं चुका पाया, ये हाउस लोन लिया, तो अब बैंक क्या करेगा, उसके कार को जब्त करेगा या फिर उसके हाउस को जब्त करेगा, तो मामला फिर कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पर DRT फंक्शन में आएगा, ये इंडिविजुअल के मामले में आएगा और ये कंपनी के मामले में आएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि NCLT कंपनी के मामले में हस्तक्षेप करेगा और DRT जो है ये आपको इंडिविजुअल के मामले में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है PCS वगैरह में, ठीक है। यहाँ पर इन IBC के अंतर्गत, IBC 2016 में आया, ये कोड लाया गया। अब इस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ट्रिब्यूनल चाहिए, कोई अधिकरण चाहिए, कोई कोर्ट चाहिए, कुछ जुडिशरी टाइप का मैकेनिज्म चाहिए कि भाई वो बताएगा कि हाँ आपका जो पूंजी है वो इतना है और इस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि अब आपकी पूंजी जो थी वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करने लायक नहीं बची है कि वो मतलब कि उस पूंजी से हम सारे कर्मचारियों की भी सैलरी देते हैं, जो सारे शेयर होल्डर्स थे उनका शेयर होल्डर्स भी दे दिया जाए, जो आपके बॉन्ड्स वगैरह जो जारी किए गए थे वो भी पूरा भर दिया जाए, इतनी पूंजी आपके पास नहीं रहती है। तो अब किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, इसको बताने के लिए ये दो चीज़ें लाई गई, NCLT और DRT, ठीक है। अर्थात ये IBC के अंतर्गत ये दोनों ट्रिब्यूनल्स हैं, क्लियर। तो जब IBC हमारा 2016 में आया तो NCLT और DRT ये भी 2016 में ही आएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि NCLT स्थापित हो चुका है और DRT अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। जब ये स्थापित होगा तो न्यूज़ में रहेगा, तो उस टाइम आप लोग ध्यान में रखिएगा। उस टाइम आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि DRT इज एस्टैब्लिश्ड अंडर IBC कोड 2016, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और NCLT आपका फंक्शनिंग है, अर्थात ये अभी कार्यरत है और ये कार्य कर रहा है, लेकिन DRT अभी तक फंक्शन में नहीं है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा IBC, समझ गए, ओके।